आज हम लोग पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका। तो कार्यपालिका दो तरह की होती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है, तो राजनीतिक कार्यपालिका में ही शासन की वास्तविक शक्ति छिपी हुई है। राजनीतिक कार्यपालिका में ही शासन की वास्तविक शक्ति छिपी हुई है। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका जनता के प्रतिनिधि के रूप में जनता की ओर से शासन करती है। राजनीतिक कार्यपालिका में जनता के प्रतिनिधि हम लोग जो चुनकर भेजते हैं वही लोग क्या करते हैं, इसमें जनता की ओर से हम लोग के तरफ से शासन करती है। अस्थायी कार्यपालिका ऐसे उच्च पदाधिकारियों की फौज है जो विभिन्न स्तर पर सरकार के नीति निर्धारण में परामर्श देती है और सरकार के कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाती है। हो गया अस्थायी कार्यपालिका, माने जैसे IAS OS सब लोग है ना, सचिव वचिव वो लोग हैं। राजनीतिक कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इसके मंत्री परिषद शामिल है। यही हम लोग पढ़ेंगे आज, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद के बारे में। इससे हर एक कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं। ये मैंने इसका चीजें बताया कि ताकि आप लोग समझ ले, तो ये सबको गोली मार देना है। यहां से मेन चीज रखना है कि राजनीतिक कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इसके मंत्री परिषद शामिल है। तो यानी आज हम लोग संघीय कार्यपालिका में पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद के बारे में। इतना हम लोग इसमें पढ़ेंगे यार। राष्ट्रपति कार्यकारी प्रधान होते हैं, परंतु सारे कार्य प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से संपन्न करते हैं। एक एक लाइन ध्यान रखना है। समझिए कि राष्ट्रपति, हमारे देश का राष्ट्रपति एक मूर्ति भर बस है, उसको मालिक बना दिया गया है, लेकिन सारा अधिकार किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के हाथ में है। ये सब एक एक बात हम लोग को स्पष्ट हो जाएगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत ही मजेदार क्लास होने वाला है। तो राष्ट्रपति कार्यकारी प्रधान होते हैं, परंतु सारे कार्य प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से ही संपन्न करते हैं। देखेंगे प्रधानमंत्री की सलाह से कौन कौन राष्ट्रपति का कार्य है, ये सारा चीज पढ़ेंगे हम लोग। मंत्रिमंडल के कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। मंत्री, ये यहां ध्यान रखने के, मंत्रिमंडल के कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति, लेकिन मंत्रिमंडल के वास्तविक कार्यपालिका पूछे तो प्रधानमंत्री। तो वास्तविक बॉस कार्यपालिका का प्रधानमंत्री ही है, लेकिन मंत्रिमंडल कार्यपालिका का मैंने बोला ना, एक मूर्ति बना के रख दिया गया है। ठीक है, सारा काम जो है, सारा पावर शासन का किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के हाथ में। तो ये इंपोर्टेंट अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 53 जो है कहता है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। ये हमारा अनुच्छेद 53 कहता है। और 53 का क चाहे एक किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 53 का 1 के अनुसार एक राष्ट्रपति होगा। कहा गया है कि एक राष्ट्रपति भारत में होगा। अनुच्छेद 53 का 1 कहता है। और 53 भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 52 कहता है कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। संविधान के हिसाब से सबसे बड़का अगर प्रधान है हमारे देश का तो वो कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। यहां से 2 प्रश्न बन जाएंगे। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है? तो अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 कहता है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। हम लोग आबादी है तो भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाएंगे? राष्ट्रपति। सबसे ऊपर संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति। बात समझ गए? अनुच्छेद 52 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। अनुच्छेद 58 जो है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तब होगा, मान लीजिए आपको राष्ट्रपति बनना हो, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति
होने के लिए उनकी क्या योग्यता है, राष्ट्रपति के पद के योग्य कब होंगे, तो कहता है कि भारत का नागरिक हो, अनुच्छेद 58। तो अभी भारत के नागरिक हैं, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, आप 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष उनकी क्या होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए। 35 वर्ष अगर उम्र है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं राष्ट्रपति के लिए, और भारत के नागरिक होना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ये है राष्ट्रपति के पद के योग्यता क्या है, कैसे आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, इसमें जनता वोट नहीं देती है। इसे प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता वोट करती है, लेकिन इसमें जनता वोट नहीं करती, इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट करते हैं, लेकिन ये भी जनता के द्वारा हो, लेकिन हम उनको बना दिए हैं, जिसे हम चुनकर आपको बना दिए तो आप जाकर दूसरे को बना दिए, तो ऐसा इसमें काम होता है, समझ गए होंगे लोग। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, इसी को कहा जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें 2 तरह के सदस्य होते हैं। इसमें जो उनका जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, इसमें किस तरह के सदस्य, 2 तरह के, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो लोकसभा में तो हम लोग चुनकर भेजते हैं, जो MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद वगैरह लोग होते हैं, और फिर राज्यसभा, सब पढ़ेंगे हम लोग तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि राज्यसभा का भी चुनाव कैसे होता है। तो ये राज्यसभा का वही मतलब समझिए कि ये भी, इसमें जनता वोट करके राज्यसभा के सदस्य को नहीं बनाती, इसमें भी जो विधायक है सब मिलकर इसको राज्यसभा के सदस्य बनाते हैं। तो लेकिन बात होगा तो लोकसभा के सदस्य भी होगा और राज्यसभा का सदस्य भी क्या करेंगे, वोट करेंगे, और साथ ही साथ विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो जैसे विधानसभा है, जैसे स्टेट वाला है, जैसे विधायक लोग, तो कहने का मतलब है इसमें लोकसभा यानी सांसद, अब विधायक जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो चुने गए सदस्य, जीते हुए सदस्य है, और राज्यसभा के, यहाँ निर्वाचित का मतलब जीते हुए भी समझ सकते हैं, ये लोग वोट देता है। और अब नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पांडिचेरी विधानसभा और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है उसमें से ये अभी पांडिचेरी विधानसभा और दिल्ली विधानसभा न्यूनतम व्यवस्था के अनुसार इसको भी शामिल कर लिया गया है। अनुच्छेद 55 में क्या है, अनुच्छेद 55 में क्या है, तो अनुच्छेद 55 भी राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत विधि द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत विधि द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है, ठीक है। और निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं। इसमें राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या होना चाहिए, निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य जो है अनुमोदक होते हैं। ये अनुच्छेद 56 जो है कहता क्या है कि राष्ट्रपति जब से पद ग्रहण संभालते हैं तब से उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। पद ग्रहण संभालते हैं, माने पद का ग्रहण लेते हैं जब, तो वो तब से वो कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा, ठीक है। और उस पीरियड में जब तक कोई पद धारण नहीं कर लेता है, कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है, तब तक वह कार्य रहेंगे, अपने पद पर बने रहते हैं। ये है हमारा अनुच्छेद
56। आइए थोड़ा जान ले राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते क्या है। तो मासिक वेतन राष्ट्रपति का 5 लाख रुपया है। कितना है? 5 लाख रुपया राष्ट्रपति के वेतन कितना है? मासिक वेतन 5 लाख रुपया का महीना, और पेंशन जो है 9 लाख रुपया वार्षिक सालाना, एक साल में 9 लाख रुपया पेंशन। और ये जब तक अपने पद पर बने रहेंगे तब तक ना इनके वेतन में कटौती की जाएगी, ना इनके भत्ते में कटौती की जाएगी, और इनको निःशुल्क जो है आवास भी, राष्ट्रपति भवन भी इनको मिलता है। तो ये सारी सुविधाएं राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61, ये बहुत इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, आप जानते हैं कि महाभियोग कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पुनः न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था अमेरिका से ही नहीं, तो महाभियोग का भी कहां से आया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिस पर जो है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। यानी महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को पद से हटाना। ऐसा तो कम होता है, लेकिन राष्ट्रपति को हटाया कब जाएगा जी? जब वो मतलब अलोकतांत्रिक काम करना चालू कर दे, नहीं संसद के प्रावधानों का उल्लंघन कर दे, कोई ऐसा काम कर दे, या गद्दार हो जाए, देश के खिलाफ काम करने लगे, तब न किसी को हटाइएगा। तो उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति अगर ऐसा काम कर देता है तो उसको कैसे हटाया जाएगा? तो संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर संसद के किसी सदन द्वारा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, संसद के किसी सदन, आप जानते हैं कि 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, नहीं तो किसी भी, चाहे राज्यसभा के द्वारा भी या लोकसभा के द्वारा भी उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन द्वारा, या लोकसभा के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा, लेकिन 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी कि आपको हटाया जा रहा है, और सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी उस पर होना चाहिए, यानी 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, देखिए संसद के उस सदन महाभियोग का प्रस्ताव पेश है, संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है, मान लीजिए अगर संसद का कोई भी एक सदन राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश करती है, कोई भी हो, जैसे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव, तो 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होगा प्रस्ताव, कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। मान लीजिए लोकसभा से हुआ तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से हुआ तो लोकसभा में जाएगा। ठीक है, तब दूसरा सदन उस आरोपों की जांच करेगा। अगर वो आरोप सही हो जाता है तो 2/3 बहुमत से उनको अब राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना या हटना ही होगा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है, लेकिन जब तक वह राष्ट्रपति के पद पर है ना तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, ना उसे वारंट किया जा सकता है, ना उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, और ना उस पर कोई फौजदारी मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ये सारा इंपोर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है कि अगर राष्ट्रपति कोई गलत काम करता है, नहीं संविधान के खिलाफ जाता है, तो उसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य, उनकी शक्तियां, ठीक है, तो नियुक्ति संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति बहुत सारे लोगों की नियुक्ति करता है, और जिनकी नियुक्ति करता है उसको हटा भी सकता है, और नहीं हटाने पर महाभियोग भी लगाकर हटाया जा सकता है। इतनी पावर है हमारे देश के राष्ट्रपति के पास। तो आइए
ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति या यही प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता के भी क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। आप सब लोग जानते ही होंगे। तो आइए जाने प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति सब में होगा, समझ लीजिए। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, नहीं मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चुनाव से संबंधित जो अधिकारी पदाधिकारी है उनको, संघीय लोक सेवा के अध्यक्ष, लोक सेवा के अध्यक्ष, भारत के महान न्यायवादी, वित्त आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य, पिछड़ा वर्ग के पिछड़ा आयोग नहीं, अल्पसंख्यक आयोग, भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों, अनुसूचित वर्गों के विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। योजना आयोग का राष्ट्रपति। तो ये सारे चीजों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के हाथ में ही भारत की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमान रहता है। ठीक है, भारत रत्न, पद्मश्री उपाधि राष्ट्रपति ही देता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट है ये मृत्यु दंड। अगर किसी को मृत्यु दंड की सजा मिली हुई है, फांसी की सजा, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको माफ भी कर सकता है। एक पावर है, उस सजा को कम भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है, नहीं चाहे उस सजा को बदल भी सकता है। एक फिल्म है अजय देवगन की जिगर, उसमें लास्ट में हम सबसे पहली बार हम वहीं पे जाने कि राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड को माफ कर सकता है। लास्ट में उस फिल्म में जैसे मैंने जाया जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है, उसको फांसी की सजा मिली होती है, उसको माफ कर देते हैं। तो मैंने पहली बार उस फिल्म से मैंने जाना था कि ये राष्ट्रपति का ये अधिकार है कि मृत्यु दंड को माफ भी कर सकता है। तो अगर आपने उस मूवी को नहीं देखा है तो जाकर देख भी सकते हैं कि कैसे जो है राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड को माफ करने, दंड को कम करने, हम बदल देने और रोक देने की पावर राष्ट्रपति में है। ठीक है, राष्ट्रपति के विधायी शक्तियां तो जानते हैं कि राष्ट्रपति के और कुछ अन्य क्या शक्तियां हैं, जैसे संसद की बैठक बुलाना। भारतीय संसद की बैठक को राष्ट्रपति बुला सकते हैं। संसद को स्थगित कर देना, नहीं लोकसभा भंग करने, लोकसभा को क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को विज्ञान, साहित्य, कला एवं समाज सेवी के आधार पर मनोनीत कर सकता है। आपको मैंने पहले भी बताया था, आइल रानी राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनयन करे हो, आइल रानी राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनयन करे। तो राज्यसभा में मनोनयन करना राष्ट्रपति का किसके संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। तो ये राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनयन कर सकते हैं, मतलब उसमें सदस्य बना सकते हैं। तो किस क्षेत्र से? विज्ञान से, अगर किसी ने विज्ञान में बहुत अच्छा काम कर दिया हो, नहीं साहित्य कला में, फिल्मी दुनिया में, नहीं या समाज सेवी के आधार पर तो कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 331 में वर्णित है। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति जो है 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में क्या कर सकते हैं? मनोनयन कर सकते हैं, अनुच्छेद 331 के तहत। तो इंपॉर्टेंट है नहीं। और संसद के एक सदन में एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति है। संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में संयुक्त रूप से वो भाषण अपना दे सकते हैं। और संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। ये VVI है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। अगर संसद द्वारा कोई पारित होता है, कोई विधेयक बनता है,
तब वो राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देंगे तभी जाकर वो क्या बनेगा, कानून बनेगा। राज्यसभा और लोकसभा में कोई विधेयक पारित होता है किसी चीज पर, तो लास्ट में जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे तब वो जाके कानून बन जाता है। किसी विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। मान लीजिए किसी विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है, लोकसभा चाहे राज्यसभा में, तो उसको सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। नहीं, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है वो, ठीक है। और वित्तीय शक्तियां धन विधेयक की मंजूरी वही देते हैं। और आपातकालीन शक्तियां, आपातकाल तो आप समझते हैं, मान लीजिए युद्ध हो गया, बाहरी आक्रमण हो गया, चाहे आर्थिक संकट के कारण देश में कुछ उथल पुथल मच गया, तो उनके पास शक्तियां हैं कि वो देश में क्या लगा सकते हैं, आपातकाल लगा सकते हैं। और इस राष्ट्रपति के इस अधिकार का प्रयोग 1962, 1971 एवं 1975 ईस्वी में हुआ, 3 बार हुआ है। और ये 1975 वाला तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया था, आपातकाल घोषित कर दिया था और सारे विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस दिया था। उसी समय सब लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश पटेल, रामविलास पासवान, लोहिया, ये सब बड़े बड़े नेता को जेल में ठूस दिया गया, आपातकाल लगा दिया गया। तो ये बहुत मतलब शर्मनाक घटना थी उस समय की। सारे विपक्षी नेताओं को जो है आपातकाल काल के दौरान जो है जेल में बंद कर दिया गया था। तो 3 बार इसका ये प्रश्न पूछता है, VVI है कि कब कब हुआ है, तो 1962 में, 1971 में एवं 1975 में 3 बार जो है राष्ट्रपति के इस अधिकार का प्रयोग हुआ है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा में अगर बहुमत न हो किसी दल के पास, तो क्या राष्ट्रपति अपने विवेक से उनको प्रधानमंत्री बना सकते हैं, अधिकार है या नहीं। तो ऐसा हुआ है कि अगर किसी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं है, मान लीजिए 4, 5, 6 कम है या किसी गठबंधन में है, तो उनको मौका दिया जा सकता है कि आप इतने दिन के बाद साबित कर दीजिए, लेकिन अपने विवेक से वो जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना सकता है। ऐसा घटना हुआ है कि राष्ट्रपति श्री संजीव रेड्डी ने 1979 ईस्वी में चौधरी चरण सिंह को ऐसे ही क्या कर दिए थे, प्रधानमंत्री बना दिए, लेकिन ये बहुत जल्द ही प्रधानमंत्री के पद से हट गए, जब अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए होंगे, हट गए होंगे। उसी तरह की एक घटना है कि राष्ट्रपति श्री रामास्वामी वेंकट रमन ने 1989 ईस्वी में BP सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक है। तो मार्च 1991 से 2 ही साल के बाद देखिए कैसे बहुमत नहीं हुआ, हट गए होंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि चंद्रशेखर को जो है प्रधानमंत्री बना दिया। और फिर मार्च, अब देख लीजिए, जून 1991 ईस्वी में ही PV नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो इतना अपने विवेक से वो नियुक्ति कर सकता है, अगर स्पष्ट बहुमत नहीं है तो भी, ठीक है। राष्ट्रपति, अब उपराष्ट्रपति आप जानते हैं राष्ट्रपति के नीचे के होते हैं उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति न हो या कहीं चले गए हो तो उनके सारे कार्यों को कौन करने लगते हैं, उपराष्ट्रपति। नहीं, तो ये अनुच्छेद 63 में है। और उपराष्ट्रपति का प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया, हमारे अपने संविधान में, कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो किसी को बना दिए, उनके नीचे का, उनके अनुपस्थिति में सारे काम कौन करने लगते हैं, उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि राज्यसभा का ये पदेन सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति को शपथ जो है राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं है या कुछ हो गया है उनको, तो वो जिनको नियुक्त कर देंगे राष्ट्रपति, वही इनको शपथ दिलाएंगे। तो यही सारी चीजें हैं, ठीक है।